नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने प्रोग्राम देश डायरी में। मैं साबिता ठाकुर एक बार फिर से हाजिर हूँ कृषि, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य और पर्यावरण से जुड़ी तमाम हलचलों के साथ। तो आइए जानते हैं कौन कौन सी सूचनाएं और जानकारियां रहीं सुर्खियों में। आज हम बात करेंगे राजस्थान सरकार की नई स्टार्टअप पॉलिसी की, जानेंगे स्वास्थ्य मंत्रालय की पहल के बारे में, बताएंगे घरेलू नौकरों पर बना नया कानून क्या है, समझेंगे कैंसर बीमारी से जुड़े एक नए ऐप के बारे में, साथ ही बताएंगे प्रदूषण से जुड़े हानिकारक प्रभावों के बारे में। जल्द ही जॉब देने वाली कंपनियों को मोदी सरकार की तरफ से एक राहत भरी खबर मिल सकती है। मोदी सरकार नौकरियां देने वाली फर्मों को टैक्स से राहत देने की पूरी तैयारी कर चुकी है। मोदी सरकार जॉब्स देने वाली कंपनियों को टैक्स छूट देने की योजना पर काम कर रही है, जिसके तहत तय संख्या में ज्यादा जॉब्स देने वाली कंपनियों को 2 साल से 6 साल तक टैक्स में छूट दी जाएगी। सरकार की इस योजना से देश में मैन्युफैक्चरिंग यूनिटों की संख्या को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के साथ ही देश में जॉब्स के अवसर भी उत्पन्न होंगे। इस फॉर्मूले के जरिए देश का इकोनॉमिक ग्रोथ रेट भी बढ़ाया जाएगा। इस योजना के तहत शुरुआती टैक्स छूट में आने वाली कंपनियों को पहले 2 साल तक 100% की छूट मिलेगी, उसके अगले 2 साल तक टैक्स में 50% की छूट और उसके बाद के आखिरी 2 सालों में 25% टैक्स में छूट मिलेगी। ऐसे युवा जो खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और इसके लिए उनके पास ऐसा बिजनेस प्लान है जो लीक से हटकर है, ऐसे लोगों की मदद करने के लिए राजस्थान सरकार ने नई स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च की है। केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और गुजरात के बाद अब राजस्थान स्टार्टअप पॉलिसी को लागू करने वाला देश का 5वां और उत्तर भारत का पहला राज्य बन गया है। इस पॉलिसी को राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने लॉन्च किया है। स्टार्टअप पॉलिसी के तहत अगले 5 सालों में 500 नए आइडियाज बेस्ड प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे। इसके लिए सरकार 500 करोड़ रुपए का फंड भी जुटाएगी। स्टार्टअप मुख्य रूप से सर्विस सेंटर से जुड़े हुए हैं। सर्विस सेंटर में रोजगार के सबसे ज्यादा मौके उपलब्ध होते हैं। ऐसे में रोजगार सृजन में इनकी भूमिका बहुत अहम हो जाती है। स्मार्ट सिटी कॉन्सेप्ट को लेकर केंद्र और राज्य सरकारें काफी काम कर रही हैं। खेतों की सेहत सुधारने की दिशा में एक और नई तकनीक जुड़ने वाली है। आने वाले समय में मिट्टी की जांच जीपीएस सिस्टम से भी कर सकेंगे। अब आने वाले समय में मिट्टी की जांच जीपीएस सिस्टम से की जा सकेगी। मिट्टी के नमूनों की जांच के लिए मिट्टी भी जीपीएस सिस्टम से ही निर्धारित की जाएगी। परीक्षण के आधार पर जो भी आंकड़े सामने आएंगे, इनकी भी डिजिटल मैपिंग की जाएगी। इस जीपीएस से खेतों की दशा में सुधार लाने के लिए उत्तर भारत के कृषि विशेषज्ञ और अफसर बड़ी पहल कर रहे हैं। इस दिशा में लखनऊ के मंत्रालय की तरफ से कृषि विशेषज्ञों की बैठक भी हो गई है। बैठक में सामने आया है कि केमिकल खाद के ज्यादा इस्तेमाल से मिट्टी की उर्वरकता में कमी आई है। इस बैठक में सभी राज्यों को निर्देश दिए गए हैं कि 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस को बड़े पैमाने पर मनाया जाए, जिससे किसानों में मिट्टी को लेकर जागरूकता आए। गंगा को स्वच्छ बनाने की दिशा में अब आम जनता से लेकर देश की प्रादेशिक सेना भी अब अपना पूरा सहयोग देने वाली है, जिसके लिए नमामि गंगा अभियान में केंद्र सरकार ने प्रादेशिक सेनाओं का सहयोग मांगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नमामि गंगे अभियान को परवान चढ़ाने के लिए केंद्र सरकार प्रादेशिक सेनाओं का सहयोग लेगी, जिसके लिए रक्षा मंत्री मनोहर पार्रिकर ने कहा है कि सरकार गंगा को स्वच्छ बनाने के लिए राष्ट्रीय मिशन में प्रादेशिक सेना यानी टेरिटोरियल आर्मी का इस्तेमाल करने को लेकर तत्पर है। साथ ही उन्होंने विश्वास जताया है कि प्रादेशिक सेना के समर्पित एवं अनुशासित सैन्य कर्मी इस कार्य में अपनी अमिट छाप छोड़ने में कामयाब साबित होंगे। इस साल कम बारिश की वजह से अभी तक प्याज, सब्जियों और दालों पर ही महंगाई का असर था, लेकिन अब महंगाई चीनी की मिठास को भी महंगा बना रही है। इसका असर वैश्विक बाजार में भी
तेजी से बढ़ रहा है। दाल व प्याज के बाद अब चीनी की कीमतों में भी बढ़ोतरी हुई है। पिछले 4-5 महीनों के दौरान चीनी की थोक कीमत 20 से 22 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़कर 29 से 30 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। कृषि उपज विपणन समिति के मुताबिक इस साल अगस्त महीने में चीनी के थोक दाम 26 रुपए प्रति किलोग्राम थे, जो अक्टूबर के पहले सप्ताह में 29 रुपए प्रति किलोग्राम के आसपास हो गए हैं। इस साल कम बारिश की वजह से गन्ने के उत्पादन में कमी की आशंका है। इस कारण देश से काफी अधिक मात्रा में चीनी का निर्यात हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया की विश्लेषक एजेंसी ग्रीन पूल के मुताबिक वर्ष 2015-16 के दौरान वैश्विक मांग के मुकाबले चीनी की आपूर्ति में 45 से 56 लाख टन की कमी रहेगी। इस साल चीन और भारत दोनों में ही चीनी का उत्पादन कम रहने की उम्मीद है। देश भर में आसानी से कहीं भी खून की सुविधा मुहैया कराने की दिशा में स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बड़ा कदम उठाया है, जिसके तहत अब देश भर के ब्लड बैंक ऑनलाइन जुड़ने वाले हैं। आने वाले समय में देश भर के ब्लड बैंक ऑनलाइन जुड़ेंगे। इससे हर शहर के ब्लड बैंक इनमें नेगेटिव और पॉजिटिव ग्रुप के ब्लड सैंपल समेत सभी जानकारियां भी एक साथ मिल जाएंगी। ई रक्त कोष के नाम से इस परियोजना की शुरुआत की जाएगी। ई रक्त कोष में सभी ब्लड बैंक की जानकारी के लिए एक ही वेबसाइट तैयार की जाएगी, जिसमें देश भर के सभी ब्लड बैंक की जानकारी लिंक होगी। इसके लिए सबसे पहले जहां ब्लड बैंक की वेबसाइट नहीं है, वहां उनकी वेबसाइट तैयार की जाएगी। इस सुविधा का अवसर लोगों को अगले 2 से 3 महीने में मिलने लगेगा। देश भर में खराब मॉनसून का असर अभी तक सिर्फ तापमान और खाद्य वस्तुओं पर ही पड़ रहा था, लेकिन कमजोर मॉनसून के कारण एक ही साल में दूसरी बार दिल्ली में ओजोन परत का प्रदूषण फिर से बढ़ता दिख रहा है। दिल्ली में एक साल के भीतर दूसरी बार ओजोन परत का प्रदूषण स्तर स्वीकृत सीमा को पार कर गया है। विशेषज्ञों ने इसके पीछे कमजोर मॉनसून को वजह बताया है। भारतीय मौसम विभाग एवं भारतीय उष्ण देशीय मौसम विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों के अनुसार दिल्ली में ओजोन परत का प्रदूषण आमतौर पर मई-जून के महीने में अत्यधिक गर्मी के कारण सीमा को पार करता है, लेकिन ये एक साल में दूसरी बार है जब दिल्ली में कई स्थानों पर जहरीला ओजोन सीमा को पार कर चुका है, और इसका सबसे अहम कारण कमजोर मॉनसून को बताया जा रहा है। तो दोस्तों, देश डायरी में यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हमारी चर्चा जारी रहेगी। रेल मंत्री सुरेश प्रभु का कहना है कि रेलवे जल्द ही ट्रेनों की सभी 60,000 बोगियों में यूजर फ्रेंडली डस्टबिन उपलब्ध कराएगा। माना जा रहा है कि ट्रेन में ज्यादातर बोगियों में डस्टबिन नहीं है। डॉल्फिन की हालत को देखते हुए बंगाल के वन्य जीवन संरक्षण की तरफ से एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है, जिसके तहत गंगा नदी में रहने वाले डॉल्फिन को बचाव के लिए पश्चिम बंगाल में भारत का एक पहला डॉल्फिन रिजर्व खोला जाएगा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका देश डायरी में। पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन के तहत छात्रों को भारी राहत मिल गई है। छात्रों को अब एडमिशन या एग्जामिनेशन फॉर्म जमा करवाने के लिए लंबी कतारों में खड़े होने से छुटकारा मिल गया है। एडमिशन की पूरी प्रक्रिया अब ऑनलाइन कर दी गई है। पंजाब यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को अब एडमिशन के लिए डिपार्टमेंट्स के चक्कर नहीं काटने होंगे। पीयू ने पूरी एडमिशन प्रक्रिया को ऑनलाइन करने की योजना बनाई है। नए सेशन से स्टूडेंट एडमिशन के लिए ऑनलाइन ही आवेदन कर सकेंगे। पीयू में करीब 90 से अधिक डिपार्टमेंट्स के स्टूडेंट्स को इसका फायदा पहुंचेगा। इसके तहत सभी डिपार्टमेंट्स की सीटों की जानकारी पीयू की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। साथ ही कितनी सीटें खाली और भरी हैं, इसकी जानकारी भी ऑनलाइन ही मिलेगी। अभी तक स्टूडेंट्स केवल ऑनलाइन ही आवेदन करते थे, लेकिन इस प्रक्रिया के बाद उनकी मुश्किलें हल होने वाली हैं। देश में बिजली खपत पर ध्यान देते हुए लखनऊ के अब सरकारी दफ्तरों में एलईडी लाइट्स पर जोर दिया जा रहा है। साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर भी एलईडी लाइट्स को लगाने का निर्देश जारी कर दिया गया है। लखनऊ के मुख्य सचिव आलोक रंजन ने अगले साल वित्तीय वर्ष में कम से कम 10% बिजली का खर्च कम करने के लिए सरकारी दफ्तरों में एलईडी लाइट्स को प्रयोग में लाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश के सभी मार्गों, सार्वजनिक स्थलों पर भी एलईडी लाइट्स लगाए जाने का अभियान भी चलाया जाएगा, जिससे बिजली खर्च में कमी लाई जा सके। इसके साथ औद्योगिक क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइट्स की जगह 65 वॉट की एलईडी लाइट लगाए जाने पर भी विचार किया जा रहा है।
देश में बढ़ रहे घरेलू नौकरों की तरफ हिंसाओं को देखते हुए दिल्ली के श्रम मंत्री गोपाल राय ने इसमें कानून बनाने के लिए रिपोर्ट तैयार की है, जिसके तहत घरेलू नौकरों को भी साप्ताहिक छुट्टी, बीमा सुविधा सहित उनके लिए अलग से कल्याण समिति जैसी एजेंसी बनाने की बात पर जोर दिया जा रहा है। दिल्ली में घरेलू नौकरों की दशा सुधारने और कल्याण के लिए वित्त उपाध्यक्ष वंदना कुमार की अध्यक्षता में एक रिपोर्ट तैयार की गई है। रिपोर्ट में कमेटी ने स्टेट सोशल सिक्योरिटी बोर्ड बनाने, प्लेसमेंट एजेंसी के रजिस्ट्रेशन पर कानून, दैनिक मजदूरी, छुट्टी व्यवस्था, घरेलू नौकरों के रजिस्ट्रेशन की सिफारिश की है और उनके लिए सामाजिक सुरक्षा बोर्ड, रोजगार पर नियंत्रण, कार्य की शर्तें, मजदूरी दर निश्चित करने आदि की व्यवस्था के लिए मांग की है। उनका मानना है कि तस्करी, हिंसा, यौन प्रताड़ना और मारपीट की शिकायतों पर कार्रवाई के लिए महिला आयोग या बाल कल्याण समिति जैसी एजेंसियां बनाई जाएं। कमेटी ने घरेलू नौकरों को साप्ताहिक अवकाश, मेडिकल व अन्य छुट्टी, बीमा सुविधा का लाभ देने की सिफारिश की है। अपनी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी की मदद से उपभोक्ताओं को स्वच्छ पानी मुहैया कराने वाली डेनमार्क की ग्राउंड फोर्स अब भारत में भी अपनी लाइफ लिंक वाटर सोल्यूशन वाटर सर्विस के तहत वाटर एटीएम की सुविधा मुहैया कराने वाली है। हाल ही में हुए एक अध्ययन में पाया गया है कि भारत में 9.7 करोड़ से अधिक लोगों की पहुंच सुरक्षित पेयजल तक नहीं है। ये देश के शहरी और ग्रामीण भाग के बड़े पैमाने पर मौजूद हैं। नरेंद्र मोदी सरकार स्मार्ट सिटी और डिजिटल इंडिया पर फोकस कर रही है, तो इसका सबसे अहम पहलू ग्रामीण और शहरी भारत दोनों में लोगों को गुणवत्तापूर्ण पानी मुहैया कराना होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए और लोगों के जीवन को बेहतर बनाने की पहल के तहत स्मार्ट सिटी के विचार को वास्तविक रूप देने के लिए ग्राउंड फोर्स ने भारत को अपनी ग्राउंड फोर्स लाइफ लिंक वाटर सॉल्यूशन लॉन्च करने की घोषणा की है। इस टेक्नोलॉजी को भारत में अगले वर्ष जनवरी में औपचारिक तौर पर लॉन्च किया जाएगा। रेल यात्रियों की सेवाओं में कोई कमी न रहे, इसके लिए रेलवे आए दिन नए प्रयास कर रहा है। साथ ही रेल की साफ सफाई पर पूरा ध्यान रखा जा रहा है। इसी दिशा में रेलवे एक और नई पहल कर रहा है। जल्द ही रेल के डिब्बों में डस्टबिन की सुविधा भी मौजूद होने वाली है। रेल मंत्री सुरेश प्रभु का कहना है कि रेलवे जल्द ही ट्रेनों की सभी 60,000 बोगियों में यूजर फ्रेंडली डस्टबिन उपलब्ध कराएगा। माना जा रहा है कि ट्रेन में ज्यादातर बोगियों में डस्टबिन नहीं है, जिससे चलती ट्रेन में यात्रियों को कूड़ा फेंकने में परेशानी आती है, जिसके बाद अब जल्द ही लोगों को ट्रेन में कूड़ा फेंकने के लिए सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे ट्रेन को साफ रखने में भी मदद मिलेगी। इसके साथ ही रेलवे ने साफ शौचालय, पर्दे, सीट बनाने और सीटों पर चढ़ने के लिए सीढ़ियों को यूजर फ्रेंडली बनाने पर भी जोर दिया है। देश के मौजूदा समय में डॉल्फिन की हालत को देखते हुए बंगाल के वन्य जीवन संरक्षण की तरफ से एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है, जिसके तहत गंगा नदी में रहने वाले डॉल्फिन को बचाव के लिए पश्चिम बंगाल में भारत का एक पहला डॉल्फिन रिजर्व खोला जाएगा। गंगा नदी में रहने वाली डॉल्फिनों के संरक्षण के लिए पश्चिम बंगाल में जल्द ही देश का पहला सामुदायिक रिजर्व खोला जाएगा। पश्चिम बंगाल में हुगली के रूप से पहचाने जाने वाली गंगा नदी का प्रसार लगभग 500 किलोमीटर लंबा है। भारत का पहला डॉल्फिन रिजर्व खोलने के साथ ही पश्चिम बंगाल में डॉल्फिनों के संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाना, ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करना और पानी को स्वच्छ करना जैसे काम किए जाएंगे और उनकी गणना भी की जाएगी। तो दोस्तों, देश डायरी में वक्त हो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात होगी प्रदूषण से जुड़ी हानिकारक प्रभावों की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 11वीं व 12वीं स्तर पर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के अंतर्गत कौशल आधारित वोकेशनल कोर्स लागू करने पर विचार किया जा रहा है। महिलाएं आमतौर पर नाखूनों को सुंदर बनाए रखने के लिए जो नेल पेंट का इस्तेमाल करती हैं, उन्हें उसकी वजह से होने वाले खतरों को भी जान लेना चाहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका देश डायरी में। दिल्ली में ट्रैफिक के नियमों को तोड़ने वाले को अब सावधान होना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों पर अब एक मोबाइल ऐप के जरिए ही नजर रखी जानी है। साथ ही आने वाले समय में टैक्सी और ऑटो के किराए की गणना भी आप स्मार्टफोन के जरिए कर सकते हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एक ऐसा नया मोबाइल एप्लीकेशन पेश किया है
जिसके जरिए ट्रैफिक की ताज़ा तरीन जानकारी अब स्मार्टफोन पर भी ली जा सकती है। इसके साथ ही टैक्सी व ऑटो किराए की गणना भी की जा सकेगी और काम नहीं कर रहे ट्रैफिक सिग्नलों की जानकारी दी जा सकेगी। दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के इस मोबाइल ऐप और उसकी वेबसाइट की शुरुआत कर दी है। ट्रैफिक पुलिस का ये नया मोबाइल एप्लीकेशन फिलहाल एंड्रॉइड फोन के लिए उपलब्ध है और इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। जल्द ही इस ऐप की सुविधा विंडोज व एप्पल स्टोर पर भी उपलब्ध होने वाली है। इसके साथ ही यात्रियों से दुर्व्यवहार करने वाले टैक्सी, रेडियो या ऑटो चालकों के खिलाफ इसके जरिए शिकायत भी की जा सकती है। जल्द ही देश के सभी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई के पाठ्यक्रम में 11वीं और 12वीं स्तर की शिक्षा में कौशल आधारित वोकेशनल कोर्स लागू करने पर विचार किया जा रहा है। इन वोकेशनल कोर्सेज का चुनाव छात्र अपनी इच्छा से कर सकता है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 11वीं व 12वीं स्तर पर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के अंतर्गत कौशल आधारित वोकेशनल कोर्स लागू करने पर विचार किया जा रहा है। बोर्ड ने इसके लिए 17 स्किल नॉलेज देने वाली एजेंसियों को भी जोड़ा है। इसके तहत सीबीएसई ने स्कूलों को अपने यहाँ एक या उससे अधिक कौशल आधारित वोकेशनल कोर्स शुरू करने को कहा है। छात्रों को अपने सामान्य शैक्षणिक विषयों के साथ साथ इन कौशल कोर्सेज को चयन करने का विकल्प मिलेगा। साथ ही स्कूलों को कहा गया है कि वो कौशल आधारित वोकेशनल कोर्सेज की महत्ता को एक से अधिक कोर्स से भी शुरू कर सकते हैं। इन कोर्सेज के अंतर्गत ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी, बैंकिंग, इंश्योरेंस, हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म, हेल्थ एंड ब्यूटी, मेडिकल डायग्नोस्टिक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी व रिटेल शामिल हैं। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के स्टेज का पता अब मोबाइल ऐप के जरिए ही लगाया जा सकेगा। फिलहाल ये ऐप अभी दक्षिण पूर्वी एशिया के 19 देशों में ही लॉन्च किया गया है। मुंबई के टाटा अस्पताल में 3 रेडियोलॉजिस्ट ने मिलकर एक ऐसा एप्लीकेशन तैयार किया है जो दुनिया भर के डॉक्टरों को मरीजों के कैंसर की स्टेज निर्धारित करने में बहुत उपयोगी साबित होगा। TNM यानी ट्यूमर नोड मेटास्टेसिस कैंसर स्टेजिंग ऐप के नाम से लॉन्च की गई है। इस ऐप के जरिए बताया गया है कि कैंसर के 65 से ज्यादा प्रकार होते हैं। इस ऐप के जरिए कोई भी डॉक्टर ट्यूमर, नोड और मेटास्टेसिस के आधार पर कोई भी कैंसर की स्टेजिंग कर सकता है। साथ ही इस ऐप से कैंसर क्षेत्र में कार्य कर रहे जर्नल फिजिशियन को कैंसर की स्टेज तय करने में काफी मदद मिलेगी। इस ऐप को दक्षिण पूर्वी एशिया के 19 देशों में लॉन्च किया गया है और इसकी सफलता के बाद इसे बाकी जगह लॉन्च करने पर भी विचार किया जा रहा है। बढ़ता प्रदूषण जितना पर्यावरण के लिए हानिकारक है, उससे कहीं ज्यादा लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी नुकसानदेह है। इससे न सिर्फ सांस संबंधी बीमारियां होती हैं, बल्कि अब जोड़ों में भी दर्द का कारण बन रहा है। एम्स के रियोमेटोलॉजी विभाग की ओर से कराए गए अध्ययन में ये दावा किया गया है कि दिल्ली में प्रदूषण से जोड़ों का दर्द बढ़ रहा है। पर्यावरण में प्रदूषण का स्तर बढ़ने से ऐसे मरीजों की तकलीफ और बढ़ जाती है। अध्ययन में सामने आया है कि दक्षिण दिल्ली की स्थिति सबसे ज्यादा खराब है। महिलाओं को ये बीमारी सबसे ज्यादा होती है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स की रियोमेटोलॉजी विभाग ने एम्स में इस बीमारी के इलाज के लिए आने वाले मरीजों का 5 वर्षों तक अध्ययन किया है, जिसमें दिल्ली को 5 जोन में विभाजित कर 500 मरीजों पर अध्ययन किया गया है। साथ ही भारतीय मौसम विभाग की सलाह पर एम्स ने प्रदूषण का स्तर जांचने के लिए पिछले साल जनवरी, फरवरी, मई, जून, जुलाई, अगस्त और नवंबर, दिसंबर चुना था और देखा गया है कि प्रदूषण का स्तर सबसे ज्यादा नवंबर, दिसंबर महीने में होता है। महिलाएं आमतौर पर नाखूनों को सुंदर बनाए रखने के लिए जो नेल पेंट का इस्तेमाल करती हैं, उन्हें उसकी वजह से होने वाले खतरों को भी जान लेना चाहिए। नेल पेंट में पाया जाने वाला केमिकल त्वचा और आंखों के संपर्क में आने से सेहत पर बुरा असर डालता है। नेल पॉलिश में फॉर्मल्डिहाइड नाम का एक केमिकल होता है जो नेल पेंट को चिपचिपा बनाने में मदद करता है। इस केमिकल के त्वचा के संपर्क में आने से खुजली की परेशानी हो सकती है, जिसके गंभीर परिणाम आपको भुगतने पड़ सकते हैं। नेल पॉलिश में फथलेट्स नामक एक ऑयली केमिकल भी होता है जो लगाते समय इसमें क्रैक नहीं पड़ने देता है, लेकिन जब ये आंख और मुंह के संपर्क में आता है तो इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। वहीं इसकी वजह से नाक और गले में इन्फेक्शन तक हो सकता है।
अगर आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में फास्ट फूड, जंक फूड जैसे खाने वाली चीज़ों को ज़्यादा खाते हैं तो अब आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर अपनी इस आदत में सुधार लाने की ज़रूरत है, क्योंकि ज़्यादा फास्ट फूड खाना आपके नर्वस सिस्टम पर असर डाल सकता है। आगरा में हुए एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी के शोधकर्ताओं ने जंक, फास्ट फूड जैसे खाने की चीजों को चुनौती बताया है। कई बार दिमाग का शरीर पर नियंत्रण नहीं रहता है और इससे ज्यादातर लोग नींद का झटका मान लेते हैं, लेकिन हकीकत में ये नर्वस सिस्टम का प्रभावित होना है। जंक फास्ट फूड में ग्लूटामेटिक एसिड जैसे कई हानिकारक तत्व होते हैं। वसा की मात्रा भी इसमें काफी रहती है। इनका रोजाना इस्तेमाल मोटापे का कारण भी बनता है। कई बार कैंसर के मरीजों में कैंसर होने का सही कारण नहीं मिल पाता है, जिसके कारण मरीजों को कई तरह के मुश्किल जांचों से गुजरना पड़ता है। लेकिन अब आने वाले समय में इसका हल एक कंप्यूटर प्रोग्राम से किया जा सकेगा। कैंसर की पहचान की दिशा में शोधकर्ताओं ने एक सफलता का दावा किया है। शोधकर्ताओं ने एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम तैयार किया है जिसकी सहायता से सिर्फ 2-3 दिन में ही कैंसर के मूल स्रोत और आकार की पहचान की जा सकती है। आमतौर पर कई मामलों पर डॉक्टर्स कैंसर की पुष्टि तो करते हैं, लेकिन इसके मूल कारण का पता नहीं लगा पाते हैं। जिन मरीजों में कैंसर के होने का मूल कारण नहीं पता लग पाता, उन्हें इलाज शुरू करने के लिए कई तरह की जांचों से गुजरना पड़ता है। लेकिन इस तकनीक से अब इस समस्या का हल आसानी से किया जाएगा। पंजाब में कपास फसल पर सफेद मक्खियों से जो नुकसान हुआ है, उसके मुआवजे को लेकर पंजाब किसानों ने मंगलवार को अपना रेल रोको आंदोलन तो खत्म कर दिया, लेकिन 22 अक्टूबर से पंजाब किसान पूरे प्रदेश में राज्य के सभी मंत्रियों के घरों के बाहर घेराव करेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के साथ सोमवार को किसानों की बैठक तो बेनतीजा साबित हुई, लेकिन मंगलवार को किसानों ने अपना रेल रोको अभियान आंदोलन खत्म कर दिया है। संयुक्त बैठक के बाद किसानों ने 7 दिन के बाद ट्रैक से हटने का फैसला लिया है। किसानों के इस रेल रोको आंदोलन के कारण आम जनता काफी परेशान हो रही थी, जिसके चलते धरने पर बैठे किसानों की साझी कमेटी ने फैसला लिया है कि 22 अक्टूबर से पूरे देश के किसान इकट्ठा होकर राज्य के सभी मंत्रियों की कोठियों के बाहर घेराव करेंगे। किसानों ने तय किया है कि वे अपने अधिकारों के लिए जेल जाने को भी तैयार हैं। तो दोस्तों, आज की देश डायरी में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों और सूचनाओं के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्ते।